इस फिल्म की कहानी का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। दिन पर दिन बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आता है जिससे पूरी दुनिया एक बार फिर से आइस एज के एरा में पहुंच जाती है। मूवी के स्टार्ट में जैक हॉल नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों जैसन और फ्रैंक के साथ अंटार्कटिका में बर्फ के सैंपल्स कलेक्ट करने आया होता है। वे तीनों साइंटिस्ट होते हैं। जैसन ड्रिलिंग मशीन से बर्फ के सैंपल्स कलेक्ट कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि बर्फ में क्रैक आ गया है। जमीन नीचे धंसने लगता है। उसे बचाने उसके दोस्त आ जाते हैं। ड्रिलिंग मशीन को वापस ऊपर लाना मुश्किल होता है, इसीलिए वे उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मशीन नीचे गिर जाता है। जैक पाता है कि उन्होंने जितने भी सैंपल्स कलेक्ट किए हैं वे क्रैक के दूसरी साइड हैं। वह अपने काम के प्रति बहुत एम्बिशियस होता है, इसीलिए वह बिना देर किए दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। सिंस क्रैक अब बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका होता है तो इधर वापस सैंपल के साथ आना मुश्किल है, पर फिर भी वह छलांग लगा देता है और सैंपल्स के साथ इस ओर आने में कामयाब हो जाता है। तभी एड्स की बर्फ टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। उसके दोस्त पाते हैं कि वह हुक के सहारे लटका हुआ है एंड वे उसे बचाकर ऊपर वापस ले आते हैं। नेक्स्ट सीन में दिल्ली में ग्लोबल वार्मिंग पे हो रहे यूएन कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है, जहां जैक ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरनाक क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहा होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो पृथ्वी को एक बार फिर से आइस एज का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर एक आदमी को यह बात समझ नहीं आती कि ग्लोबल वार्मिंग से धरती का टेम्परेचर बढ़ने के बजाय कम कैसे हो जाएगा। जैक अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करता है। सूरज का हीट इक्वेटर पर पड़ता है जिससे ओशियन करंट नॉर्थ तक ले जाती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोलर आइस कैप्स को पिघलाकर इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये फ्लो टूट जाएगा, जिसके कारण भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। और इस बात की चेतावनी धरती के कई हिस्सों में भूकंप, साइक्लोन जैसे चीजें बता रही है। उसके अनुसार ये सब चीजें लगभग 100 से 200 साल बाद होगी, लेकिन उसके इस बात को यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट नहीं मानते, जिसकी वजह से बाकी सभी इस बात पर ध्यान नहीं देते। वहीं पर एक टेरी नाम का रिसर्चर मौजूद होता है जो जैक की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह काफी समय से ओशियन करंट के बारे में रिसर्च कर रहा था, इसीलिए वह उसकी बातों को सीरियसली लेता है। उसे जैक की बातों पर पूरा भरोसा होता है। यही हमें दिखाया जाता है कि दिल्ली में बर्फ पड़ रहा है, जो कि एक अनयूजुअल सी बात है। अब जापान का चियोडा डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है, जहां सभी अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी आसमान से बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, जिससे काफी लोगों की जान चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जैक अपने काम में बहुत बिजी होने के कारण अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। उसका बेटा सैम सेमेस्टर के कैलकुलस टेस्ट में फेल हो जाता है, जो कि उसके लिए काफी शॉकिंग बात है, क्योंकि सैम एक जीनियस लड़का है। उसकी वाइफ लूसी उसे बताती है कि सैम क्विज कंपटीशन में भाग लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ कल न्यूयॉर्क जाने वाला है। वह जैक से सैम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे जैक सैम को पिक करने के लिए पहुंच जाता है। सैम उसे टेस्ट के बारे में बताता है कि उसे सारे आंसर्स पता थे, बस उसने कॉपी पे लिखा नहीं। सैम न्यूयॉर्क जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन से कुछ एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि पृथ्वी पर एक अनयूजुअल सा तूफान का साइज तेजी से बढ़ रहा है। इधर हम सैम को अपने दोस्तों ब्रायन और लॉरा के साथ प्लेन में बैठे देखते हैं। मौसम खराब होने के कारण प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे सैम बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसे एरोफोबिया होता है। दूसरी तरफ हम टेरी को स्कॉटलैंड रिसर्च सेंटर में देखते हैं। वह पाता है कि समुद्र के कई पार्ट्स का टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे गिर रहा है। वह समझ जाता है कि जैक का थ्योरी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बिल्कुल सही था। इधर न्यूयॉर्क में सैम देखता है कि बहुत सारे पक्षी उड़कर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। ये दृश्य उसे हैरान कर देता है। बाकी सभी जानवरों में भी हलचल मच जाती है। नेक्स्ट सीन में क्विज अटेंड करने के लिए बहुत से स्कूलों के बच्चे आए हुए होते हैं। उनमें से जेडी नाम का एक लड़का लॉरा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देखकर सैम जेलस हो जाता है क्योंकि वह लॉरा को पसंद करता है। वह यहाँ क्विज अटेंड करने के बहाने उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया है। अगले सीन में टेरी जैक को फोन करके बताता है कि उसका थ्योरी बिल्कुल सही था। अटलांटिक ओशन के कई हिस्सों के टेम्परेचर में 13 डिग्री का गिरावट आ गया है, जिससे दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यह सब जानकर जैक हैरान हो जाता है।
क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा सब 100 या 200 साल बाद होगा। यह इतनी जल्दी होगा, इस बात का उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब कैलिफोर्निया में भी बर्फ के ओले गिरने लगते हैं, साथ ही बड़े बड़े टोर्नेडोज क्रिएट हो जाते हैं जो कि पूरे शहर को अपने चपेट में ले लेते हैं। इससे कई लोगों की जान चली जाती है। जैक मौसम की जानकारी देने वाला एक खास तरह का मशीन का मॉडल बनाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट से परमिशन मांगने जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट टॉम साफ साफ मना कर देता है। एक मीटिंग में पता चलता है कि कनाडा में भी तूफान आया है जो कि आर्कटिक की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया से भी इसी तरह की खबर आ रही है। मौसम में इतना बड़ा बदलाव सन के कारण आ सकता है, पर नासा वालों का कहना है कि सन से आने वाली किरणों में कोई भी बदलाव नहीं है। जैक बताता है कि इतना बड़ा बदलाव ओशियन करंट के बदलने की वजह से हुआ है। पोलर आइस बहुत तेजी से पिघल रहा है, जिससे फ्रेश वाटर बहुत अधिक मात्रा में समुद्र में मिल रहा है, जिससे समुद्र में नमक की मात्रा में कमी आ गई है और ओशियन वाटर डिसबैलेंस हो गया है। इसी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही है और ये अभी रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है। आगे इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इसके बारे में बता देना चाहिए। इस हालात को देखकर टॉम जैक को मॉडल बनाने के लिए 48 घंटे का समय देता है, ताकि जैक उन सबूतों को प्रेसिडेंट के आगे पेश कर सके। नासा की साइंटिस्ट जेनेट भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जैक की वाइफ लूसी को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर है। उसका एक पीटर नाम का पेशेंट है जो कि एक बच्चा होता है। वह ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा है। लूसी उसका बहुत ध्यान रखती है। इधर जैक अपनी टीम के साथ मिलकर रिसर्च करने लगता है। रिपोर्ट देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि आने वाले 6 से 8 हफ्तों में मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जैक सैम को जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए कहता है, पर सैम लॉरा के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए वह कह देता है कि वह कल ट्रेन से वापस आ जाएगा। जेडी सैम, ब्रायन और लॉरा को अपने घर रुकने के लिए इनवाइट करता है। इधर जैक रिपोर्ट लेकर वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि आने वाले 6 से 8 हफ्तों में मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सबसे ज्यादा खतरा नदर्न हेमिस्फीयर को है, इसीलिए उस एरिया को जल्दी से जल्दी खाली कराना होगा। पर वाइस प्रेसिडेंट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना देकर वहां से चले जाते हैं। न्यूयॉर्क में सैम और उसके दोस्त जेडी के घर पर शेल्टर लेने के लिए आते हैं, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण सारे स्टूडेंट्स स्कूल में ही फंस जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 3 हेलीकॉप्टर्स को दिखाया जाता है जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लेने के लिए जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में ही उनका फ्यूल जम जाता है और एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर्स का एक्सीडेंट हो जाता है। उनके अंदर जो सोल्जर्स थे वो भी जमकर मारे जाते हैं। इस बात की जानकारी टेरी जैक को फोन करके देता है कि स्कॉटलैंड में तेजी से टेम्परेचर -150 डिग्री गिर गया है, जिससे लोग अपने गाड़ी से निकलते ही जम गए। इसके बाद जैक स्कॉटलैंड का डाटा देखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वहां पर एक ह्यूरिकेन डेवलप हो रहा है जो कि बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही होती है, जिससे वहां की सड़कों पर पानी भरने लगता है। जेडी बताता है कि उसका छोटा भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, उसे बचाने के लिए वहां जाना होगा। जिसके बाद सभी न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल जाते हैं। सड़कों पर पानी भरा होता है, जिसके कारण वहाँ हेवी ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। इसी बीच जू से वुल्फ्स भी भाग जाते हैं। वहाँ के लोग पानी से बचने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी में आसरा ढूंढने लगते हैं। सैम और उसके दोस्त भी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच लॉरा के पैर में चोट लग जाती है। वह देखती है कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ टैक्सी में फंसी हुई है। वह उसकी मदद करने के लिए जाती है। समुद्र में अब ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है, जो कि तेजी से पूरे शहर को अपने चपेट में लेने लगती है। यहाँ तक कि यह लहर सुनामी बनकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी आधा डुबो देती है। सुनामी से बचने के लिए लोग भागने लगते हैं। लॉरा उस बच्ची की मदद करने में बिजी होती है। सैप उस सुनामी के लहर को देख लेता है और वह लॉरा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। दोनों सुनामी से बचने में कामयाब हो जाते हैं और सबके साथ लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। पानी लाइब्रेरी के अंदर भी आ जाता है। दूसरी तरफ जैक टेरी से बात करके उसे बताता है कि स्कॉटलैंड में हवा तेजी से ऊपर से नीचे आ रही है। यह इतनी तेजी से नीचे आ रही है जिससे हवा को गर्म होने का समय ही नहीं मिल पा रहा, जिससे एक तूफान बन रहा है। और सेम तरह का डेटा उसे साइबेरिया और नदर्न कनाडा से भी मिलता है।
जो कि उसने 6 से 8 हफ्ते का अंदाजा लगाया था वो गलत है। मुसीबत 24 घंटे बाद से ही बढ़ने लगेगा, 48 घंटे बाद और बुरा हो जाएगा और 10 दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब तूफान थम जाएगा तब दुनिया आइस एज में पहुंच जाएगी। जैक टेरी को स्कॉटलैंड से जल्दी निकल जाने के लिए कहता है, पर टेरी मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि अब बहुत देर हो चुका है। इधर न्यूयॉर्क में बचे हुए लोग पब्लिक लाइब्रेरी में शेल्टर लिए होते हैं। लॉरा सैम को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है। जैडी को भी अब पता चल जाता है कि लॉरा के लिए सैम परफेक्ट है। सैम अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने के लिए नीचे वाले फ्लोर पर फोन का यूज करने के लिए जाता है, जो कि पानी से भरा है। सैम अपने पिता जैक को बताता है कि वह एक पब्लिक लाइब्रेरी में सेफ है। जैक उसे कहता है कि वहाँ एक बहुत खतरनाक और बर्फीला तूफान आने वाला है। हवा इतना ठंडा होगा कि इंसान कुछ ही पलों में जमकर मर जाएगा। इसीलिए वह सैम को किसी भी हालत में बाहर निकलने से मना करता है और जो भी मिले उसे जलाकर अपने आप को गर्म रखने के लिए एडवाइस करता है। साथ ही वह उसे प्रॉमिस करता है कि वह उसे लेने के लिए वहाँ जरूर आएगा। पानी पूरा भरने से सैम डूब जाता है, पर आखिरी पल में वह पानी से निकलने में कामयाब हो जाता है। भीगने की वजह से वह कांपने लगता है। लॉरा उसे नए कपड़े पहनने को देती है और उसे गले लगाकर शरीर की गर्मी देती है ताकि उसे हाइपोथर्मिया ना हो। वहाँ अब बर्फ पड़ने लगती है। एक बहुत बड़ा जहाज पानी में बहकर लाइब्रेरी के पास आ जाता है। इधर जैक न्यूयॉर्क जाने के लिए पैकिंग करने लगता है। तभी वहाँ टॉम उसे बताता है कि उसे डायरेक्ट प्रेसिडेंट से मिलकर आने वाले संकट के बारे में बताना है। जैक मीटिंग में बताता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो 10 दिनों तक चलेगा, जिसके खत्म होते ही नदर्न हेमिस्फीयर बर्फ से ढक जाएगा, जिसके बाद पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने लगेगी और शीत युग का शुरुआत हो जाएगा। वह मैप पर एक लाइन ड्रॉ करके कहता है कि इसके नीचे के इलाके के लोगों को साउथ में भेजना होगा। प्रेसिडेंट नॉर्थ के लोगों के बारे में पूछते हैं, जिस पर जैक कहता है कि उन लोगों के लिए अब बहुत देर हो चुका है। अगर वो बाहर निकले तो बर्फ में जमकर मारे जाएंगे। अच्छा होगा कि वे घर में ही रहें। वाइस प्रेसिडेंट अभी भी जैक की बातों से एग्री नहीं करते, पर प्रेसिडेंट आर्मी को सदर्न स्टेट्स को खाली करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ पानी जमने के कारण उस पे चलना पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए शहर के लोग दूसरे शहर में शेल्टर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लाइब्रेरी के लोग भी जाने के लिए निकलने लगते हैं। उन्हें ऐसा करने से सैम रोकने लगता है क्योंकि तूफान अभी थमा नहीं है, पर उसकी बातों पर कुछ ही लोग यकीन करते हैं और बाकी के लोग दक्षिण में जाने के लिए निकल जाते हैं। जैक सैम को रेस्क्यू करने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ जाने लगता है। फ्रैंक और जैसन भी उसके साथ जाने का डिसाइड करते हैं। जेनेट रास्ता बताने के लिए यहीं पर रुक जाती है। ढेर सारे रिफ्यूजी शरण लेने के लिए इलीगल तरीके से मैक्सिको में इंटर करते हैं। लूसी का हॉस्पिटल भी खाली हो जाता है, लेकिन उसके पेशेंट पीटर का एम्बुलेंस अभी तक नहीं आया होता है। शायद वह रास्ते में ही कहीं पर फंस गया है, इसीलिए वह पीटर के साथ ही हॉस्पिटल में रुकने का फैसला करती है। लाइब्रेरी में लोग अपने आप को गर्म करने के लिए बुक्स जलाने लगते हैं। ब्रायन को नहीं लगता कि सैम के पिता यहाँ पर आ पाएंगे क्योंकि पूरा नदन पार्क बर्फ में जमा हुआ है, पर सैम को अपने पिता पर पूरा भरोसा होता है कि वह जरूर आएंगे। दूसरी तरफ जो लोग लाइब्रेरी से निकलकर बाहर आ गए थे वे बर्फ में जमकर मरने लगते हैं। जैक, फ्रैंक और जेसन एक साथ सैम को बचाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी बीच रास्ते में फंस जाती है, इसीलिए आगे का रास्ता पार करने के लिए वे पैदल चलने लगते हैं। वे अनजाने में मॉल के कांच पर चलने लगते हैं। भारी वजन के कारण कांच टूट जाता है और फ्रैंक नीचे लटकने लगता है। जैक और जेसन उसे बचाने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक देखता है कि उसकी वजन से कांच टूट रहा है, इसीलिए वह अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए रस्सी काटकर अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ लूसी देखती है कि उन्हें लेने के लिए एम्बुलेंस आ गया है। यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है। लॉरा की तबीयत ठीक नहीं होती, उसे बहुत तेज बुखार होता है। इस समय सैम उसे अपने दिल की बात बता देता है, जिसके बाद दोनों प्यार भरी किस करते हैं। मैक्सिको के रिफ्यूजी कैंप में प्रेसिडेंट के अलावा बाकी सभी लोग आगे होते हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि प्रेसिडेंट की गाड़ी तूफान के चपेट में आ गई और उनकी जान चली गई। इधर लॉरा की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। सैम को पता चलता है कि सुनामी के समय उस बच्ची को बचाने वक्त उसके पैर में चोट लग गई थी, जिसमें इन्फेक्शन फैल गया है, पर उसे ठीक करने के लिए उनके पास दवाई नहीं होती। सैम उस शिप में जाने का सोचता है क्योंकि उसे लगता है कि शिप में मेडिसिन जरूर मिल जाएगा। ब्रायन और जैडी भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं।
स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा तूफान देखते हैं, जिसकी तस्वीर वे जेनेट को भेजते हैं। जेनेट उस फोटो को टॉम को दिखाती है। ये स्टोन पहले ही एशिया और यूरोप को कवर कर चुका है और अगले 1 घंटे में ये न्यूयॉर्क को भी हिट कर देगा। दूसरी तरफ बर्फ में चलते चलते जेसन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर सैम, ब्रायन और जेडी मेडिसिन ढूंढने के लिए शिप के अंदर चले जाते हैं। जो से भागे हुए भेड़िए भी उस शिप के अंदर चले जाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें मेडिसिन मिल जाती है। वे खाने की चीजें भी अपने साथ लेने लगते हैं। जब वे वहां से निकलने लगते हैं तो पाते हैं कि गेट के बाहर भेड़िए हैं। भेड़िया जेडी पर अटैक कर देता है, पर सैम उसे बचा लेता है। वे अपने आप को दूसरे कमरे में लॉक कर लेते हैं। सैम बड़े ही चालाकी से वुल्फ से खुद को और अपने दोस्तों को बचाकर शिप से बाहर निकल जाता है। उसे पहले ही पता चल गया था कि वे तूफान के बिल्कुल बीचों बीच है, इसीलिए बिना देर किए वे जल्दी से जमने से पहले लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं और आग को जलाए रखने के लिए और बुक्स डालने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक भी सेम तूफान को देखता है, जिससे बचने के लिए वह जैसन को एक घर के छत से नीचे फेंकने के बाद खुद भी चला जाता है और उस रूम का दरवाजा बंद करके जल्दी से आग जला देता है। अगली सुबह जेसन को होश आ जाता है, जिसके बाद दोनों सैम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वे लोग शहर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर कई लोग बर्फ में जमकर मरे हुए दिखते हैं। चलते चलते जब रात हो जाती है तो वे टेंट लगाकर एक जगह रुकते हैं। जैसन को नहीं लगता कि सैम अभी तक जिंदा होगा, पर जैक सिर्फ अपने दिए हुए प्रॉमिस के बारे में सोचता है कि उसे अपना सैम को दिया हुआ प्रॉमिस निभाना है। स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि तूफान अब हटने लगा है। सुबह जैक और जेसन देखते हैं कि मौसम अब साफ हो चुका है, पर पूरा शहर अब बर्फ की चादर से ढका हुआ है। वे अपने मशीन की हेल्प से लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर जाकर जैक सैम को ढूंढने लगता है। आगे उन्हें एक कमरे से रोशनी दिखाई देती है। वे रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहां बाकी लोगों के साथ सैम भी है। सैम को देखते ही जैक उसे गले से लगा लेता है। टॉम जाकर वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके होते हैं, उसे जैक के सही सलामत न्यूयॉर्क पहुंचने की बात बताता है, जिसे सुनकर वह बहुत खुश होते हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऑर्डर देते हैं। इसके बाद वे न्यूज में आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया था। वह यह भी कहते हैं कि जिन देशों को आज से पहले अपने आगे छोटा महसूस करते थे, आज उन्हीं देशों ने उन्हें रहने के लिए आसरा दिया। इसके लिए वह उन्हें थैंक यू बोलते हैं। दूसरी तरफ टॉम, जैक और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए चॉपर से लेकर वहां पहुंच जाता है। टॉम जैक को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। सभी चॉपर्स में बैठकर जाने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि और भी लोग बचे हुए हैं, जो कि अपने घर के छतों पर आकर रेस्क्यू होने का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी को बचा लिया जाता है। स्पेस से एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि मौसम साफ हो गया है। उन्होंने आज से पहले अर्थ का इतना साफ और सुंदर रूप कभी नहीं देखा था। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरनाक परिणाम को हमारे सामने पेश करती है। अगर इंसान इसी तरह नेचर को पॉल्यूट करते रहेंगे तो नेचर भी अपने आप को हील करने के लिए सारी हदें पार कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।